हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ के मेंटेनेंस के ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है ऑन 4 नवंबर 2020। केस का नाम है रजनीश वर्सेस नेहा। आइए देखते हैं कि इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। ये जजमेंट आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें गाइडलाइंस फ्रेम की गई हैं ऑन द इशू ऑफ मेंटेनेंस। इसके अलावा ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन अंडर डिफरेंट इनैक्टमेंट्स, इंटरिम मेंटेनेंस, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, किस डेट से मेंटेनेंस को अवॉर्ड किया जाएगा और साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑर्डर्स का इन्फोर्समेंट। लगभग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस से जुड़े हुए सारे ही इश्यूज कवर कर लिए हैं। अब देखिए, इस केस में सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी की एप्लीकेशन पेंडिंग थी फॉर ऑलमोस्ट 7 इयर्स और साथ ही साथ मेंटेनेंस के ऑर्डर्स को इन्फोर्स करने में भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि वाइफ सक्सेसिव एप्लीकेशंस डालने को मजबूर हो गई थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंटेनेंस के बारे में किस किस लेजिस्लेशन में दिया गया है। तो इसमें हमारा आता है स्पेशल मैरिज एक्ट, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब देखिए, ये जितने भी लेजिस्लेशन आपने पढ़े पिछली स्लाइड में वो सारे ही सभी वुमेन के लिए हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस कम्युनिटी। लेकिन इसके अलावा कुछ पर्सनल लॉज भी हैं। एक हिंदू वाइफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और साथ ही साथ सेक्शन 24 और 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब दिक्कत इस बात की है कि सारे ही लेजिस्लेशंस में इंटरिम एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए एक टाइम बाउंड लॉ बनाया गया है। हाउएवर, ऐसी एप्लीकेशंस समय पर डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाती हैं। ये मेनली जुडिशरी के ऊपर बर्डन की वजह से है। अब हम जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या गाइडलाइंस दी। सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया और उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस दी जो कि फैमिली कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा फॉलो की जाएंगी। इसमें सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि जहां पर भी सक्सेसिव क्लेम्स किए गए हैं फॉर मेंटेनेंस अंडर डिफरेंट स्टैट्यूट्स, वहां पर कोर्ट्स पुरानी प्रोसीडिंग्स को देखेंगी और तब तय करेंगी कि आगे आने वाले समय में क्या अमाउंट मेंटेनेंस की तरह अवॉर्ड करना चाहिए। इसके अलावा अब ये मैंडेटरी होगा फॉर द एप्लीकेंट कि वो पुरानी प्रोसीडिंग्स में जो भी ऑर्डर हुए हैं उनके बारे में सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में डिस्क्लोज करें। यानी कि मान लीजिए आपने हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन फाइल की है फॉर मेंटेनेंस और आपको वहां से रिलीफ नहीं मिला, बाद में आपने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी की एप्लीकेशन डाली, तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि हमने इसके पहले हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल रखी है और साथ ही साथ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उन सारी प्रोसीडिंग्स में क्या ऑर्डर्स पास किए गए हैं। इसके अलावा अगर प्रीवियस प्रोसीडिंग्स में जो ऑर्डर किया गया था उसमें आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो उसी पहले वाली प्रोसीडिंग में ही होगा। अब देखिए, मैट्रिमोनियल मैटर्स में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक केस के पेंडेंसी के दौरान दूसरे स्टैट्यूट में दूसरा केस भी चलने लगता है। अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एक केस की हियरिंग सुनी थी जहां पर टोटल 33 मैटर्स पेंडिंग थे बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इसी प्रैक्टिस को वॉइड करने के लिए कोर्ट ने कहा कि अगर पुराने ऑर्डर में आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो आप उसको उसी प्रोसीडिंग में लेकर जाएंगे, ना कि आप उसके लिए अलग से केस दायर कर दें। इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों ही पार्टीज को एक एफिडेविट दायर करनी होगी अबाउट द डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ताकि ये पता चल सके कि दोनों लोगों की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके अलावा इसी एफिडेविट में इनको बताना होगा कि उन दोनों पार्टीज के बीच में मैटर्स पूरे देश भर में कहां कहां पर हैं। मतलब सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि आउट ऑफ स्टेट भी अगर आपने कोई केस दायर कर रखा है तो उसके बारे में भी आपको बताना होगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे देश में इंटरनल माइग्रेशन काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स होंगे, उनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट्स में जॉब्स कर रहे होंगे। ऐसे में कुछ लोगों ने अपने स्टेट से बाहर भी शादी की होगी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये चीज कहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। इसके अलावा जो मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है उसके लिए जो एप्लीकेशन पड़ेगी वो एक कंसाइज फॉर्म में होगी विद द एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स। अब देखिए, कई बार कोर्ट्स को प्रॉब्लम इस वजह से भी होती है क्योंकि एप्लीकेशंस काफी लंबी चौड़ी होती हैं और इसी वजह से मैटर्स पेंडिंग रह जाते हैं। इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि रेस्पोंडेंट को अपना रिप्लाई मैक्सिमम 4 हफ्ते के अंदर अंदर दे देना होगा। उसके बाद भी अगर लेट हो जाता है
तो रिस्पोंडेंट को सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फॉर सबमिशन ऑफ हिज एफिडेविट अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर उसके बाद भी रिस्पोंडेंट अपनी फाइलिंग में डिले करता है और 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा मांगता है तो कोर्ट के पास पावर होगी टू स्ट्राइक ऑफ द डिफेंस। अगर कोर्ट को ये लगता है कि रिस्पोंडेंट का कंडक्ट प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए है। अब ऐसे केस में जहां पर कोई भी पार्टी एफिडेविट फाइल करने में फेल कर जाती है तो उस केस में कोर्ट एप्लीकेंट की एफिडेविट के ऊपर ही मेंटेनेंस को डिसाइड कर देगी और प्लीडिंग्स को रिकॉर्ड पे ले लेगी। अब ये पूरा जो फॉर्मेट अभी तक बताया कोर्ट ने, इसके लिए कोर्ट ने कहा कि ये पूरा फॉर्मेट मॉडिफाई किया जा सकता है बाय द कंसर्न्ड कोर्ट। अगर कोर्ट को ये लगता है कि एक पर्टिकुलर केस में फॉर्मेट के मॉडिफिकेशन की जरूरत है। आगे कोर्ट ने कहा इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोर्ट्स को अपना जुडिशियल डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना होगा अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द फॉर्मेट। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एफिडेविट के अलावा कोर्ट को किसी और चीज की जरूरत होती है तो उसके लिए कोर्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकती है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि सभी लोग एफिडेविट में सही डिस्क्लोजर नहीं करेंगे। ऐसे में अगर ऑपोजिट पार्टी को इनके डिस्क्लोजर से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट की परमिशन लेकर सीपीसी के ऑर्डर 11 के तहत इंटेरोगेटरीज सर्व कर सकती है अपॉन दी ऑपोजिट पार्टी। इंटेरोगेटरीज के बारे में ऑर्डर 11 ऑफ सीपीसी में दिया गया है और इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ क्वेश्चन सबमिट करती है जिनका आंसर दूसरी पार्टी को देना होता है इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई देयर स्टैंड। अब एफिडेविट की फाइलिंग के बाद कोर्ट के पास भी पावर है टू क्वेश्चन दी कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट और इसके लिए कोर्ट ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी का इस्तेमाल करके पार्टी से उनके एफिडेविट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। इसके अलावा सेक्शन 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट रेलेवेंट फैक्ट्स को असर्टेन करने के लिए दोनों ही पार्टीज के सामने क्वेश्चंस रख सकती है। इसके अलावा 165 के अंतर्गत ही कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकती है। आगे कोर्ट ने कहा कि जनरली मैट्रिमोनियल मैटर्स में एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस की इनकम के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन यदि एक पार्टी दूसरी पार्टी की इनकम कुछ अलग बता रही है तो वहां पर कोर्ट सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट का सहारा लेकर उनसे कह सकती है कि आप हमको दूसरी पार्टी की इनकम, असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताएं और साथ ही साथ उसको प्रूव करें। सेक्शन 106 में यही दिया गया है कि अगर आप कोई चीज बताते हैं कोर्ट को कि अ सर्टेन फैक्ट इज विद इन योर नॉलेज तो ये आपके ऊपर ही बर्डन होगा कि आप उसको प्रूव करें। इसके अलावा अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी भी पार्टी की फाइनेंशियल स्टेटस में कोई परिवर्तन आता है या फिर कोई और रेलेवेंट सर्कमस्टेंसेस बनते हैं तो कोई भी पार्टी एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट दायर कर सकती है जो कि कोर्ट के द्वारा तब कंसिडर की जाएगी जब कोर्ट मेंटेनेंस का फाइनल डिटर्मिनेशन कर रही हो। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि प्लीडिंग्स में रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देने होंगे और यदि कोई स्टेटमेंट गलत पाया जाता है या फिर एक मिस रिप्रेजेंटेशन है तो जो भी व्यक्ति इसको फाइल करेगा उसके खिलाफ कोर्ट सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी का कंटेम्प्ट चला सकती है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी ऐसी पार्टी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चला सकती है। अब देखिए, एक्चुअली सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी में कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट दिया गया है, लेकिन इसका जो भी प्रोसीजर है वो सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है। ये जो एफिडेविट की रिक्वायरमेंट है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा जो भी कंसर्न फैमिली कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि इंटरम मेंटेनेंस के ऊपर वो जल्द से जल्द एक रीजन्ड ऑर्डर दे दे विद इन अ पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स आफ्टर द फाइलिंग ऑफ एफिडेविट्स। अब देखिए, एक और चीज की रिक्वायरमेंट है कि हर फैमिली कोर्ट में एक प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर मौजूद होना चाहिए। अब बात आती है परमानेंट एलिमोनी या फिर परमानेंट मेंटेनेंस की। इसके लिए पार्टीज ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे सकते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द परमानेंट एलिमोनी। इसके अलावा एक और बात कही कोर्ट ने कि आज की सोसाइटी में बहुत सारी मैरिजेस ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती और ऐसे में किसी स्पाउस से ये एक्सपेक्ट करना कि वो जिंदगी भर के लिए एप्लीकेंट को मेंटेनेंस पे करता रहे ये सही नहीं है और ये इनइक्विटेबल होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि परमानेंट एलिमोनी को डिसाइड करते समय ड्यूरेशन ऑफ मैरिज को भी कंसिडर करना होगा। हाउएवर, आगे कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं फॉर द मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन उसको भी परमानेंट एलिमोनी के साथ साथ डिसाइड कर देना होगा उन केसेस में जहां पर
बच्चे की कस्टडी वाइफ के पास है और ऐसे एक्सपेंसेस को डिसाइड करते समय हस्बैंड के फाइनेंशियल पोजीशन और फैमिली कस्टम्स को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा किसी भी बच्चे के लिए फाइनल सपोर्ट डिसाइड करने से पहले यदि बच्चे के नाम कोई ट्रस्ट है या इन्वेस्टमेंट है क्रिएटेड बाय दी स्पाउस या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनको भी कंसिडर करना होगा। मतलब अगर ये सब चीजें हैं तो कोर्ट फाइनल चाइल्ड सपोर्ट को कम कर सकती है। अब देखते हैं हम कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कैसे डिसाइड किया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स दिए जिनको कोर्ट्स को वे करना पड़ेगा व्हाइल डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। इसमें से सबसे पहले है पार्टीज का स्टेटस, इसके बाद वाइफ की रीजनेबल नीड्स और जो भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनकी नीड्स। इसके बाद कोर्ट ये भी संज्ञान में लेगी कि जो एप्लीकेंट हैं उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब इज शी एम्प्लॉयबल। इसके अलावा कोर्ट को ये भी देखना होगा कि क्या एप्लीकेंट के पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है और अगर एप्लीकेंट की कोई इनकम पाई जाती है तो क्या वो सफिशिएंट है कि एप्लीकेंट अपनी लाइफ उसी तरीके से बिता सके जैसे कि वो अपने ससुराल में रह रही थी। मतलब उनका मैट्रिमोनियल होम जिस स्टैंडर्ड का होगा उस स्टैंडर्ड की लाइफ क्या एप्लीकेंट वाइफ को मिल रही है या फिर जो उनकी इनकम है दैट इज सफिशिएंट फॉर द लाइफ ऑफ हर मैट्रिमोनियल होम। इसके अलावा कोर्ट ये भी संज्ञान में लेगी कि क्या एप्लीकेंट अपनी शादी से पहले एम्प्लॉयड थी या फिर मैरिज के दौरान शी वॉज वर्किंग। इसके अलावा कोर्ट ये भी कंसिडर करेगी कि क्या वाइफ को जो भी उनके ससुराल की जिम्मेदारियां थीं उनकी वजह से अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को सैक्रिफाइस करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे घरों में जब कोई एजेड व्यक्ति, जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो बहुत सारे कंजर्वेटिव हाउस होल्ड्स में फीमेल मेंबर्स को ही कहा जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दें, या फिर बच्चे के होने के समय पर भी वुमेन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों का भी कोर्ट को ध्यान रखना होगा व्हाइल डिसाइडिंग कि उनको क्या मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इसके बाद यदि नॉन वर्किंग वाइफ हैं तो उनको रीजनेबल कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी देना होगा। इसके अलावा हस्बैंड की एनुअल इनकम, एक्चुअल इनकम, उनके खुद के खर्चे, उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के खर्चे और लाइबिलिटीज को भी कंसिडर करना होगा। मतलब ये नहीं होगा कि हस्बैंड अगर 10,000 कमा रहा है तो उसी पे आपने 8,000 रुपए मेंटेनेंस लगा दिया। ऐसे में हस्बैंड के खुद के खर्चे और उनकी फैमिली के खर्चे मीट आउट नहीं हो पाएंगे। इस वजह से इन सारी चीजों को याद रखना होगा व्हाइल डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। इसके अलावा कोर्ट्स को इन्फ्लेशन रेट्स और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यदि कोई डिसेबिलिटी या फिर कोई बीमारी है किसी भी स्पाउस को या फिर चाइल्ड को या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव को, तो उसको भी कोर्ट्स कंसिडर करेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड के भाई पैरालाइज्ड हैं एंड ही रिक्वायर्स केयर एंड एक्सपेंडिचर्स, तो उस केस में जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस है उसको कम किया जा सकता है। अब इन सारे फैक्टर्स की कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बल्कि कोर्ट्स को अपना खुद का डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना होगा व्हाइल कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स। अब देखिए मेंटेनेंस के केसेस में जब बहुत लंबे समय तक केसेस चलने लगते हैं तो कोर्ट्स के पास एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि किस डेट से मेंटेनेंस प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय तक कई सारी डेट्स आ गई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ सेपरेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन या फिर जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हुई है, और साथ ही साथ कुछ केसेस में डेट ऑफ डाइवोर्स। अगर मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद का मैटर है तो इन सारी डेट्स में कोर्ट्स अलग अलग डिसीजंस दे देती हैं और हमारे देश में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। अच्छा, इसी में एक और कैटेगरी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर। मतलब मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड के पक्ष में फैसला सुनाया और वाइफ ने उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, तो ऐसे में डेट ऑफ ऑर्डर को भी कोर्ट्स मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और इन्हीं सारी डिस्पैरिटीज को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि आपसे जो भी मेंटेनेंस दिया जाएगा दैट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। मतलब ये तीनों डेट्स नहीं अप्लाई होंगी, बल्कि सिर्फ डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस ही अप्लाई होगा फॉर डिसाइडिंग कि कब से मेंटेनेंस देना चाहिए। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी थी फॉर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। अब देखिए इस केस के बारे में अगर आपको और भी डिटेल्ड स्टडी करनी है तो आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, ये आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का जिसमें मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के ऊपर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
थैंक यू। जय हिंद।